सबसे पहली बात कि मैं आई क्लियर्ड माई CSS in 2020 विच मीन्स आई एम फ्रॉम 49th कॉमन और अभी 51st कॉमन चल रहा है, ठीक है, जिसका क्लियर हुआ है। कीपिंग दैट इन माइंड, क्योंकि मैंने ज़्यादा पुराना, ज़्यादा पहले नहीं, अभी रिसेंटली ही किया हुआ है, तो मेरी जो भी बातें होंगी, जो भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी सब्जेक्ट सिलेक्शन से, एक तो वो मेरे अपने पर्सनल हैं जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं, जिनके बेसिस पे मैंने अपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए या चूज़ नहीं किए, ठीक है। सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। अभी और भी टीचर्स से आपने सुना होगा कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्यों ज़रूरी होते हैं आपके अच्छे सब्जेक्ट्स चूज़ करना। देखिए, जब आप अभी इस स्टेज पे बैठ के ना, आपका एक ही आपके माइंड में एक ही चीज़ चल रही होती है कि यू हैव टू पास द एग्ज़ाम, ठीक है। आप अभी नहीं सोच रहे होते कि आपको 600 मार्क्स लेने हैं, 700 लेने हैं, कितने लेने हैं। आपको सिर्फ इतना होता है कि हर सब्जेक्ट क्लियर करना है, ठीक है। बट वंस यू क्लियर दैट वन थ्रेश होल्ड, जो आपका रिटर्न का होता है, अभी आपको मार्क्स नहीं पता होते हैं, बट जो रिटर्न का थ्रेश होल्ड आपका क्रॉस होता है ना, दैट इज़ द पॉइंट जब आपको ना एक एक मार्क के लिए आपकी जंग हो रही होती है। फिर आप जो है ना इंटरव्यू के प्रोसेस में, साइकोलॉजिकल में बहुत ज़्यादा जान लड़ा रहे होते हैं कि मैंने ये वाला सब्जेक्ट रखा था, इसमें तो स्कोर बहुत कम आता है, विच मीन्स मेरा ओवरऑल स्कोर कम होगा, अब इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करूँ, विच इज़ ट्रू। तो इसी चीज़ को उस स्टेज पे जाकर, बजाय इसके कि आप सोचें कि अब कैसे स्कोर को बढ़ाया जाए, आप इसी स्टेज पे जब अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हो, तो इस चीज़ को इस माइंड में रख के करें कि एक तो वो पास हो जाए आपका, दूसरा आपका स्कोर अच्छा बने, ताकि आपको अपनी मर्जी के ग्रुप में एलोकेशन मिल जाए। जितने भी आप टॉपर्स देखेंगे ना, उन सब के जो है ना मोर और लेस सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि देर आर सम सब्जेक्ट्स, मैं CSS से हट के भी बात करूँगी, देर आर सम सब्जेक्ट्स जो कि बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बात करें, ग्रेजुएशन की लेवल पे भी बहुत से सब्जेक्ट होते हैं जिनमें मार्क्स आपके स्कोर आ जाता है आराम से 80+, 90+। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे आपको 45 पे पास किया जाता है, ठीक है। आप में से कितने जो हैं यहाँ पर जिन्होंने मैथ्स या अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं? अकाउंटिंग मैं पढ़े हुए हैं। मैं आपकी पोस्ट अंडर ग्रेड की बात कर रही हूँ, ठीक है। और आप में से कितने हैं जिन्होंने लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स पढ़ा हुआ है? ठीक है, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी वही पढ़ा हुआ है। अब इंग्लिश का सब्जेक्ट ऐसा है कि चाहे वो आप अपने स्कूल में आपने पढ़ा हो, आपने कॉलेज में पढ़ा हो, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो या CSS में पढ़ा हो, आप जितना भी अच्छा कर लेना उसमें स्कोर नहीं आता, ठीक है। आपको वो कभी भी 90 स्कोर नहीं देगा। कंपेरेटिवली अगर हम इससे कंपेयर करें, कंट्रास्ट करें, आप एक मैथ का सब्जेक्ट उठाएं, उसमें आपके स्कोर 100% आने के भी चांसेस होते हैं। मैट्रिक में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो आराम से 95, 96, 97 मार्क्स स्कोर ले रहे होते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स की नेचर ऐसी होती है कि जिसमें आपको स्कोर आ जाता है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको स्कोर नहीं आता, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में भी रखना है। अब देर आर 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो कि डिफरेंट आपको मेंटोर्स, डिफरेंट लोग जो है ना आपको बताते रहेंगे। 1, इंटरेस्ट, योर ओन इंटरेस्ट इन अ certain subject. स्कोरिंग ट्रेंड, ठीक है। एकेडमिक बैकग्राउंड, एंड लास्टली ओवरलैपिंग और कॉम्प्लीमेंटिंग सब्जेक्ट्स। These are the 4 strategies that I know of. These are the 4 strategies that I came across when I was to select my optional subjects. ठीक है, बहुत मैंने जो है ना इस पर रिसर्च की थी, बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिए थे, बहुत डिफरेंट लोगों से सुन के सब कुछ कर आकर, और फिर मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स डिसाइड किए थे। आई विल स्टार्ट विद ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स। आप में से कितने लोगों ने जो है ना सुना हुआ है कि ये वाला सब्जेक्ट लो क्योंकि फला सब्जेक्ट में है, आई लॉ लो क्योंकि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में हेल्प होती है। ये वाली बात बहुत कॉमन आप सुनते हुए आएंगे कि XYZ सब्जेक्ट लो क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी इंटरनेशनल लॉ और आपके इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस की। अक्सर जब सबसे पहले चीज़ मैंने यही सुनी थी कि आप इंटरनेशनल लॉ लें क्योंकि आपके IR में जो है ना
ये कवर होता है। व्हेन आई वेंट थ्रू दी सिलेबस, उसमें मैंने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक चैप्टर, वो पूरे 200 मार्क का सब्जेक्ट जो है, उसमें एक 20 मार्क का क्वेश्चन आई लॉ का है। दैट्स इट। ये इतना ओवरलैप हो रहा था, और वो भी क्वेश्चन जो है ना कंफर्म नहीं है कि आता है कि नहीं, वो इट्स नॉट वेरी हॉट टॉपिक और समथिंग, इतना नहीं आता वो क्वेश्चन। तो इसी तरह से और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सी नॉट एग्जैक्टली ओवरलैपिंग बट समवॉट सिमिलर, आपकी सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ और क्रिमिनोलॉजी, इनकी थोड़ी बहुत थियोरी का जो है ना बेसिक्स, नॉट एग्जैक्टली थियोरी, लाइक 10% जो है ना वो ओवरलैपिंग है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट में थियोरीज अच्छी समझ में आई हुई हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ठीक है। इसी तरह से आपका ओवरलैपिंग सब्जेक्ट, अगर हम ऑप्शनल में बात करें तो मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई आपका सब्जेक्ट ऐसा है जो ओवरलैपिंग हो। आपके कंपलसरी में ज़रूर होते हैं, पर वो आपके तो ऑब्वियसली डिसाइडेड हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, या यूएस हिस्ट्री आप लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा इन अ वे कि यूएस पाकिस्तान रिलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो यू विल हैव इनफ नॉलेज। ठीक है। इसी तरह से अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की और पॉलिटिकल साइंस की अपनी थियरीज पढ़ी हुई हैं तो वो आप अपने करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो, उसका रेफरेंस दे सकते हो। तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में ज़रूर हेल्प करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, बट आपस में 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स मुझे नहीं लगता कोई ऐसे होंगे कि आपको एक सब्जेक्ट आप करें तो दूसरा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। एक ये टेक्निक हो गई ओवरलैपिंग वाली। दूसरी है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपका ऑलरेडी आपने 4 साल पढ़े हुए होते हैं। ठीक है। अगर आई लॉ की बात करें, लॉ आप में से बहुत से ने पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता आई लॉ के सब्जेक्ट में वही चीज़ें हैं जो आपके आपने 4 साल की अपनी डिग्री में पढ़ाई या डिफरेंट है, बट देर इज़ सम सिमिलैरिटी। सिमिलरली लिटरेचर का जो है ना एक पूरा 3 साल का कोर्स किया हुआ है मैंने, 3 साल की डिग्री अपनी ली हुई है लिटरेचर की, और एक 100 मार्क का सब्जेक्ट था। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द सिलेबस, अगेन सबसे पहले सिलेबस जाकर देखती हूँ मैं। एकेडमिक बैकग्राउंड के पॉइंट से बता रही हूँ कि जब मैंने लिटरेचर का सिलेबस निकाल के देखा ना, उसमें जितने टॉपिक थे ए टू जी चॉइस निकाले बगैर, मतलब अगर 10 टॉपिक हैं आपके पास 3 की चॉइस होती है ना, उन चॉइस को भी मिलाकर जो भी सिलेबस था ना वो सारा मैंने अपने मास्टर्स के प्रोग्राम में पढ़ा हुआ था ए टू जी। ठीक है। मुझे शायद एक हफ्ता पहले मैं सिर्फ एक गो थ्रू करती ना, 2-3 थीम्स पढ़ लेती तो मेरी प्रिपेयर हो जाता पूरा सब्जेक्ट। तो इसी तरह से आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना सब्जेक्ट्स अपने चूज़ करेंगे। लिटरेचर हो गया, या एक लिटरेचर ही है जिसमें स्कोर नहीं आता, तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चूज़ करते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है। कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी, विच इज़ ट्रू, हो भी जाती है। अगर आपका अकाउंटिंग का सब्जेक्ट और आपने अकाउंटिंग का चूज़ किया है सब्जेक्ट, अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अकाउंटिंग में है तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है। आपका अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। इसी तरह से आपकी एक टेक्निक है स्कोरिंग ट्रेंड। अच्छा, अब स्कोरिंग ट्रेंड में जो है ना बहुत से लोग इसे कहते हैं इट्स अ मिथ। स्कोर डज नॉट मैटर। आपकी जैसी तैयारी होगी, जितनी अच्छी तैयारी होगी, आपका उतना अच्छा स्कोर आएगा। आई यूज टू थिंक द सेम अंटिल रिसेंटली। जो आपका अभी रिसेंट रिजल्ट आया है 2021 का, उसमें अगर आप लोग देखें तो पाकिस्तान अफेयर्स में लाइन से उन्होंने फेल किया हुआ है विद 2 स्कोर 3 4, मतलब इससे ज़्यादा तो आपके तुक्के एमसीक्यूज में लग जाते हैं अगर आप पूरा पेपर खाली भी छोड़ कर आएँ। ठीक है। तो उसके अपने टाइम पे भी मुझे हल्का फुल्का था, बट अब मुझे और ज़्यादा यकीन हो गया है स्कोरिंग ट्रेंड पे। बट मेनी पीपल डू नॉट बिलीव दिस। मैं साथ डिस्क्लेमर भी दे रही हूँ उसका। इट्स अप टू यू इफ़ यू बिलीव इट और नॉट। स्कोरिंग ट्रेंड, अब स्कोरिंग ट्रेंड आप कैसे चेक करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है नहीं है, किस साल कौन सा सब्जेक्ट जो है ना हिट हुआ है? जब भी रिजल्ट अनाउंस होता है, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो वहाँ पर सारी डीएमसीज आना स्टार्ट हो जाती हैं सबकी। ठीक है। वो डीएमसीज आप जो है ना निकाल के अपने पास सेफ रखें। पंजाब से कुछ उठा लें, कुछ सिंध से उठा लें, कुछ केपी से, यहाँ वहाँ अलग अलग जगहों पर हर आपकी जो अकेडमीज की पेजेस होते हैं ना वहाँ पर आने लगती हैं डीएमसीज सारी। द सब्जेक्ट यू आर नॉट श्योर ऑफ कि उसमें स्कोर आता है या नहीं, उस सब्जेक्ट्स को निकालें, उन सब्जेक्ट को, और उसको सर्कल करते जाएं, और फिर उसमें देखें कम से कम कितना स्कोर आया है। लेट्स से 33 ना पासिंग मार्क्स है, लेट्स से 35 आया है कम से कम, और फिर आप देखें मैक्सिमम स्कोर कहाँ तक गया है। लिटरेचर जैसा सब्जेक्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ गए होंगे उसमें, अभी काफ़ी टाइम से मैंने देखे नहीं है उसके। 60s मैक्सिमम, वो भी अच्छा स्कोर होता है वैसे, बट मैक्सिमम 60s। तो आप मिनिमम और मैक्सिमम निकालें और फिर आप देखें कि ज़्यादा स्कोर जो है ना किस तरफ आया है, लोअर साइड पे ज़्यादा है लोगों का स्कोर या हायर साइड पे ज़्यादा है। इस तरह से आपको थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया मिल जाएगा
कि सब्जेक्ट जो है ना स्कोरिंग है या नहीं है। जैसे जब मैं अटेम्प्ट दे रही थी तो आपके ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, ये नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, इनको आए हुए सिर्फ 3 साल हुए थे। ठीक है, अब ले लिया मैंने सब्जेक्ट, ये तीनों ही मेरे सब्जेक्ट थे। व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग तो उस टाइम तक जो ना इसका स्कोर बहुत अच्छा आता था, 70+ आता था, आराम से 80s में आते थे, लोग स्कोर लेकर जाते थे। बट मेरे टाइम पे सोशियोलॉजी भी हिट हो गया और आई थिंक जेंडर भी हिट हुआ। दोनों सब्जेक्ट इतने बुरे तरीके से हिट हुए कि उन्होंने लोगों को 32 पे फेल किया है। वो सब्जेक्ट जो आपका 80 स्कोर देता था वो 32 पे फेल किया है उन्होंने लोगों को, कैंडिडेट्स को। ठीक है, वहाँ से जो है ना समझ में आने लगा कि स्कोरिंग ट्रेंड इसका चेंज हो रहा है, क्योंकि इतने लोग लेने लगे थे स्कोर देने की वजह से, उन्होंने स्कोरिंग ट्रेंड चेंज करना शुरू कर दिया। अब वही सब्जेक्ट जो है ना आपको 30s, 40s, 50s में मार्क्स देते हैं, स्कोर देता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा स्कोरिंग ट्रेंड का एक एनालिसिस कर लें, किस में स्कोर आता है किस में नहीं आता।